हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंक के बारे में पढ़ेंगे, अंक किसे कहते हैं, और संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले अंक किसे कहते हैं? तो अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक या चिन्ह हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या है? अंक हैं। कुल अंकों की संख्या कितना है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अंक ऐसे चिन्ह हैं जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं। अंक जो है गणित का आधार है। अंक सीमित होता है। अंक सीमित होता है क्योंकि अंकों की कुल संख्या 10 है। अंकों की कुल संख्या 10। अंक गणित का आधार है। अंक सीमित होता है क्योंकि यह अंक कितने एक तरह के अंक होते हैं? टोटल 10 अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 10। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। 10। कोई अगर पूछे कि कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल कितने अंक होते हैं? 10। अब चलिए हम लोग संख्या में। तो संख्या एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, नंबर है। संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और नामकरण या लेबल करने के लिए किया जाता है। संख्या को एक या एक से अधिक अंकों का उपयोग करके लिखा जा सकता है। संख्या को एक या एक से अधिक अंकों का उपयोग करके लिखा जा सकता है। उदाहरण देखिए 23, 100, 100। और संख्या असीमित होती है। संख्या असीमित, इन्फिनाइट, क्योंकि हम जितना किसी संख्या में, हम जैसे 2 है, इसमें 1, 2, 1, 2, 3, 4, कुछ भी अनंत तक भी हम लिखते चले जाएंगे तो वह भी संख्या ही होगा। इसलिए संख्या असीमित होती है। अब चलिए आगे। अब चलिए संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार या संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले नंबर में प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्फिनाइट तक, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। इसे n से दर्शाया जाता है। जितने भी धनात्मक संख्या हैं सभी क्या हैं? प्राकृत संख्या है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। अब चलिए हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाता है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनाइट तक। देखिए शून्य को अगर हम छोड़ दें तो 1 से शुरू होने वाली संख्या इन्फिनाइट तक जो जाती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य लगा दें तो वह हो जाता है पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आज फिर से
पूर्णांक इंटीजर्स वैसी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, निगेटिव तथा शून्य, जीरो शामिल हों। निगेटिव, ऋणात्मक जैसे -1, 2, -3, -4, -5 इन्फिनाइट तक। पॉजिटिव धनात्मक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक। और एक जीरो जिसे हम कहते हैं उदासीन। जीरो उदासीन, जीरो को कहते हैं हम लोग उदासीन। इंटीजर्स को हम आई या जेड से दर्शाते हैं। आई या जेड से दर्शाया जाता है। पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। इवेन नंबर। इवेन नंबर सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो या वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से लगातार अनंत तक यह संख्या जा सकती है। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 16 में 2 से भाग करते हैं तो 8 बार में यह लगता है 8 दूना 16 और शेषफल क्या हुआ? शून्य, कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम 2 से 15 में भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 और शेषफल 1 बच जाता है। इसके मतलब यह सम संख्या नहीं होगा और यह सम संख्या होगा। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो वह सम संख्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसी तरह से इन्फिनाइट तक जा सकता है। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर भी कह सकते हैं और या रूढ़ संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जो एक से और खुद से कटे तथा जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इसी तरह से यह इन्फिनाइट तक जाएगा। जैसे देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 को कौन कौन सी संख्या काटती है? एक 1 और एक 2। तो यह गुणनखंड हो गया। इसका कौन कौन गुणनखंड होगा? एक गुणनखंड 1 होगा और एक 2 होगा। गुणनखंड वह जो संख्या को विभाजित करता है। तो 2 को 1 और 2। 3 को कौन करेगा? 1 और 3। 4 को कौन करेगा? 1, 2 और 4। इसके मतलब 4 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होनी चाहिए। कहने का मतलब है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनाइट, अनंत, अपरिभाषित। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वैसी संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 हो। वैसा संख्या जिसका HCF
एक हो, वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे 3, 5, 4, 5, 15, 16, 14, 17, 17, 19। जैसे जोड़ा में देखिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 का हम मसा निकालेंगे तो हमें मसा 3 मिलेगा, सॉरी मसा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। और वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा 1 हो वह सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे 4 और 5 एक जोड़ा है, तो 4 और 5 का जो हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें एचसीएफ 1 मिलेगा, मसा 1 मिलेगा। तो वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मसा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ मसा 1 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18। 2 से ज्यादा गुणनखंड कहने का मतलब है, जैसे हम 4 लिए तो 4 को कौन कौन संख्या काट रहा है? एक 1 काटती है, एक 2 काटती है, एक 4। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हुआ? 1, 2 और 4। तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहा है, ये देखिए 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड। तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी या पहली भाज्य संख्या कौन होगा? 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, और 4 जो है वह सबसे छोटी समभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 4 एक सम संख्या भी है। इसके बाद देखिए 4 सम संख्या, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या, 9 जो है यह विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि पहली विषम भाज्य संख्या 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। भाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना। तो देखिए हम लेते हैं 6 को। 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2, 3 और खुद 6। इसके कुल गुणनखंड कौन कौन हुए? 1, 2, 3 और 6। अब ये सभी को गुणनखंडों का योगफल, तो गुणनखंडों का योगफल 1 + 2 + 3 + 6। 6 3 9 2 11 1 12। अब देखिए इससे 2 गुना हो गया। तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। ठीक है। 1 से 50 तक मात्र ऐसे 2 संख्या हैं जो संपूर्ण संख्या है। कौन कौन? एक 6 और एक 28। शायद 100 तक भी ऐसे 2 ही संख्या हैं जो एक संपूर्ण संख्या है। अब हम लोग आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे 11 और 13। देखिए 11 और 13 के बीच में एक 12 संख्या है जो कि भाज्य है,
और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 6 12, 6 गुणनखंड है। तो कहने का मतलब है यह दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या अगर होगा तो उसे कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हों तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या रेशनल नंबर p बटे q के रूप में हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q को शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण 56, 0/1, 1/2, √16, -3/4, 3/10, -7/10। तो आप लोग समझ गए कि p बटे q के रूप में होना चाहिए लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या को हम q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को q से डिनोट करते हैं। कुछ अशांत संख्या परिमेय हो सकता है, जैसे 2/3। जब हम 3 से 2 में भाग करेंगे तो यह संख्या रिपीट होते जाएगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है संख्या। तो जो भी संख्या रिपीट होते जाएगा, 6 रिपीट हो रहा है तो हम इसे 6 और एक बार दे के लिख सकते हैं। और जब इसे हम बदलेंगे डेसिमल से फ्रैक्शन में तो 6 और बार के बदले 9 होता है। तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो रिपीट हो रहा हो, जो खुद को बार बार रिपीट कर रहा हो, वैसा संख्या परिमेय संख्या होगा। डेसिमल के बाद कोई संख्या अगर खुद को बार बार रिपीट कर रहा हो तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है। जैसे 0.132, 132, 132, अगर यह संख्या इन्फिनाइट तक भी जाता है तब भी यह परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 132 जो है 132 खुद को रिपीट कर रहा है। जब इसे हम वार लगा के तोड़ेंगे तो यह क्या होगा, भिन्न में होगा। और जैसे ही यह भिन्न में आता है, बटा में आता है, तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यह क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हो और उसके ऊपर यह वार लगा हो तो यह संख्या परिमेय संख्या होगा। लेकिन कोई संख्या अगर इस तरह लिखा हो 0.1245123219 दशमलव अनंत तक का दिया हुआ हो तो यह अपरिमेय संख्या होगा। यह परिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसमें कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, या कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे तैसे लिखा हुआ है, अनंत तक जा रहा है, मतलब यह कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो हम इस पे वार नहीं देंगे। जब वार नहीं देंगे तो यह संख्या परिमेय नहीं होगा। ठीक है। 1/3 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए 3 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 3, 9, 3 इस तरह का संख्या बनते जाएगा। तो जब लगातार रिपीट हो रहा है संख्या तो 0.3 पर वार देंगे और जब इसे हम तोड़ेंगे तो एक 3/9 के फॉर्म में आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय होने के लिए संख्या को, अगर कोई ऐसी संख्या है जो किसी एक पैटर्न को, खास पैटर्न को फॉलो करती हो तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 0.1010101010
10 इस तरह से अनंत अगर जा रही हो, क्योंकि यह देखिए यह एक पैटर्न को फॉलो कर रही है 10 10 10 10 इस तरह से अनंत तक, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि जब इसका वार हटेगा तो यह भिन्न के रूप में बदल जाएगा, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या। कोई ऐसी संख्या जो पैटर्न को फॉलो ना करती हो, जैसे 1 5 7 5 1 2 3 4 1 5 9 6, कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए परिमेय के बाद हम लोग अपरिमेय में चलते हैं। ठीक है, 4/0 परिमेय नहीं होगा क्योंकि यह अपरिभाषित है। लेकिन वही अगर संख्या होता 0/4 तो यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन 4/0 क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। 10/3 इसमें क्या है, रिपीट हो रहा है, संख्या क्या है, रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक जा रही है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होगा क्योंकि इस पर वार लग रहा है। और जिस संख्या पे वार लगा हुआ है इसके मतलब वह संख्या भिन्न में बदल जाएगा। जैसे देखिए 10/3 3.3333, मतलब इस 3 पर अगर हम वार लगा दें, जैसे देखिए यहाँ किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 3, और वार जैसे हटाते हैं तो माइनस, और दशमलव से पहले जो संख्या है वो माइनस में उतर जाती है, और जिस पर वार लगा हुआ है उसके बदले 9, और दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई शून्य नहीं। अगर यहाँ संख्या होता तो यहाँ शून्य लिखा था, लेकिन संख्या नहीं है इसलिए सिर्फ 9 रहेगा। दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है इसलिए 9। जब इसे हम काटेंगे तो 10/3 के फॉर्म में आएगा, यह 10/3 के फॉर्म में आएगा जो कि एक भिन्न में है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय। 1/3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि यह p/q के रूप में आ जाता है। तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या कभी नहीं भूलेंगे। इसके आगे चलिए, अब हम लोग अपरिमेय पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण √2 √3 √6 √7 पाई e -3√3 -√6 √1.6 -√11 2/5 √2/5 0.3030300003 इस तरह से अनंत तक जाएगा। इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और क्या है, बिना किसी रिपीटेशन के यह अनंत तक जा सकती है। बिना किसी रिपीटेशन के, किसी को यह रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी पैटर्न को यह फॉलो नहीं कर रहा है, यह कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, अंत या शांत टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव और अनंत नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। वास्तविक संख्या के दो रूप हैं, दो प्रकार हैं, एक शांत अशांत, एक शांत या अंत टर्मिनेटिंग दशमलव और दूसरा अनंत अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए, शांत दशमलव में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक सीमित संख्या होती है, उसे कहते हैं शांत दशमलव। जैसे 1.2 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.5, इसका लिमिटेशन है। 2/4 को बदलेंगे 0.5, 3/5 को 0.6। लेकिन अनंत दशमलव में, अशांत दशमलव में, अनंत दशमलव में अंकों की संख्या अनंत तक होती है। जैसे √2 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 1.41 ये अनंत तक जाएगी। पाई 2/3 को भी अगर हम तोड़ेंगे तो यह अनंत तक जाएगी। 1/3 को भी हम अगर लिखते जाएंगे भाग देकर डेसिमल फॉर्म में तो यह अनंत तक जाएगी।
इस तरह की संख्या अशांत होती है, मतलब यह शांत नहीं, अशांत है। यह अनंत तक जो संख्या बढ़ते जा रही है, जैसे ये देखिए 0.142857142857, यह संख्या भी अनंत तक जा रही है। ऐसी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, और यह शांत दशमलव। शांत मतलब जो कुछ दूर जाने के बाद शांत हो जाए, मतलब आगे ना बढ़े, और यह जो अनंत तक बढ़ती जाए। ठीक है, देखिए शांत दशमलव में मानिए कि हम 5 से 1 में डिवाइड करते हैं, 0.052910। यह क्या है, इसके बाद संख्या नहीं बढ़ रही है, मतलब यह हो गया शांत दशमलव। कट गया बराबर शांत, लेकिन अशांत दशमलव। जैसे हमें अगर 3 से भागा देना हो 2 में, इस तरह से हम भाग देते जाएंगे, संख्या बढ़ते जाएगी, और अनंत तक हम भाग देते रहेंगे और संख्या बढ़ते रहेगी। यह हो गया अशांत, यह हो गया अशांत। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पे। वास्तविक संख्या रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 56, 1/2, √16, -3/4, √3, √2, √6, पाई और ई। ई का मतलब हुआ, इसे कहते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। काल्पनिक, अवास्तविक, आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिस संख्या की केवल कल्पना की जा सकती है, उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं किसी चीज को कि काश हम ये होते, वे होते, ये करते, वे करते, ये सब क्या है, जिसका हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, वह संख्या क्या हुआ, काल्पनिक या आभासी संख्या कहते हैं। और जिसे वर्ग करने पर भी माइनस में रह जाए, जिसे वर्ग करने पर भी माइनस में रह जाए, जैसे √-3 का स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो भी यह संख्या -3 ही रहेगा। जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो भी -3 ही रह जाएगा। जो संख्या रूट के अंदर में माइनस हो, ऐसी संख्या जो रूट में हो और उसमें माइनस लगा हो, वैसी सभी संख्या काल्पनिक, अवास्तविक, आभासी संख्या होती है। वैसी संख्या जो रूट, जैसे ऐसे रूट रहेगा, ठीक है, और -5, तो यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक, आभासी, अवास्तविक। ठीक है, कोई भी संख्या रूट में हो और उसमें माइनस लगा हो तो वह संख्या हो जाएगा आभासी, काल्पनिक, अवास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग संख्या। अब हम लोग वर्ग संख्या पढ़ते हैं। किसी संख्या को जब उसी, कहने का मतलब खुद से या स्वयं से, उसी संख्या से स्वयं से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, उसे उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे हम अगर पूछे 3 का वर्ग, तो 3 पूछे तो 3, और स्वयं क्या है, 3 है, तो स्वयं से गुना अगर करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो यह क्या होगा, उस संख्या का वर्ग होगा। इसे हम 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार आया है, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। जैसे हम 5 का वर्ग पूछे तो 5 को स्वयं से गुना कीजिए, 5 है और 5 को स्वयं से गुना जब करेंगे तो 25 होगा। तो 25 क्या होगा, 5 का वर्ग होगा। तो किसी संख्या को जब उसी से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है,
उसे उस संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। अब हम लोग घन संख्या, घन संख्या क्यूब नंबर, वह संख्या जो किसी भी पूर्णांक को 3 बार गुना करने पर प्राप्त होती है, या यदि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार और गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन संख्या होता है। जैसे 4, और 4 से अगर 2 बार और हम 4 से गुना करिए तो क्या होगा, 4 गुने 4 गुने 4 बराबर 64। इसे हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 6 पूछे अगर आपसे कि 6 का घन क्या होगा, तो 6 का घन क्या होगा, तो 6 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, 216। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का घन पूछे तो उसे 3 बार लिखकर गुना कर दीजिए, 3 टाइम्स लिखकर आपस में गुना कर दीजिए, वह उस संख्या का घन संख्या होगा। ठीक है, तो घन संख्या समझ गए कि किसी भी पूर्णांक को अगर 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसे घन संख्या कहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अपवर्तक, विभाजक, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं या रिफ्रैक्टिव। इसका जो परिभाषा है, किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित के मतलब जब हम भाग करें तो शेषफल 0 आना चाहिए, 0 शेष बचे। किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली सभी संख्या उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे हम पूछे 16 का गुणनखंड बताइए, 16 का अपवर्तक बताइए, 16 का गुणनखंड बताइए, तो 16 का गुणनखंड क्या क्या हुआ, 1, 2, 4, 8 और 16। यही 5 ऐसी संख्या हैं जो 16 को पूरा विभाजित करता है। यह सीमित होता है, किसी भी संख्या का अपवर्तक सीमित होता है। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, उस संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए इसका अपवर्तक क्या है, लास्ट 16, 16 क्या 16 के बराबर है, बड़ा तो नहीं है। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। एक जो है वह प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। क्यों? क्योंकि एक ही एक ऐसा संख्या है जो धरती पर के सभी संख्या को काटती है। एक सबसे छोटा अपवर्तक होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होता है। जिस संख्या का आपको अपवर्तक निकालने कहा जाए वह संख्या सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा एक होता है। तो 12 का अपवर्तक देखिए, 1, 2, 3, 6 एंड 12, और सबसे छोटा कौन है इसमें, 1, और सबसे बड़ा 12। ठीक है, अब आप अपवर्तक समझ गए होंगे, गुणनखंड समझ गए होंगे, तो आगे चलिए। अपवर्त्य, गुणज, मल्टीपल। अपवर्त वह संख्या होता है जो मूल संख्या से किसी प्राकृतिक संख्या को गुना करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे अगर 5 का अपवर्त कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो हम इसे 1 से गुना करना शुरू करते हैं। तो 5, 5 इकाई 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4, और यह अनंत तक जाती है। इस तरह से अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत हो सकता है। किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत हो सकता है, का मल्टीपल अनंत हो सकता है। किसी संख्या को जब हम प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या का गुणज होता है, उसे हम गुणज कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जिस संख्या का अपवर्त निकालना हो तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दें। हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का अपवर्त निकालना हो तो उस संख्या का पहाड़ा लिख दें,
पहाड़ा तो 10 तक ही होता है, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यह कहाँ तक होगा? अनंत तक। तो जहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ तक आपको लिखना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का 8 अपवर्त लिखिए, तो 8 का 8 अपवर्त मतलब 8 गुणज तक। तो 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चक 32, 8 पच 40, 8 चक 48, 8 सत्ते 56, 80 80 64, 8 बार में यहाँ तक आएंगे। अगर 6 का 7 अपवर्त पूछा जाए तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 पच 30, 6 छक 36, 42। इसी तरह किसी भी संख्या का जितना अपवर्त पूछा जाएगा उतने बार ही हम मल्टीपल्स को निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल गुणज पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।